गांधी जी नेहरू से लड़ाई कर रहे थे, नेहरू सुभाष बोस से लड़ाई कर रहा था। 60 साल की कांग्रेस, 70 साल की कांग्रेस। नेहरू कभी ये बोलते थे 150 साल ब्रिटिश ने हम पे राज किया तो अब हमको। We imagined our nation as one, which will be inclusive and which will celebrate diversity. Sardar Patel was even willing to give up Kashmir. आपको मालूम है ये? So today's India is possible because of Nehru, not despite Nehru. आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आपने नेहरू के साथ बहुत समय बिताया है, आपने उन्हें बहुत पढ़ा है, तो आज की सरकार या आज की सरकारों को देखकर व्हाट वुड बी नेहरूज रिग्रेट्स? बहुत अहम सवाल है और उसका जवाब मैं तभी दे सकता हूँ अगर हम ये कहें कि नेहरू का विजन क्या था। और उससे भी अगर हम पीछे जाएं कि नेहरू आज़ादी के बाद वो क्यों लीडर बनते हैं, तो ये गांधी जी ने बहुत पहले से 1942 में एक AICC के सेशन में उन्होंने कहा था। एक तो कहा कि पीपल से दैट नेहरू एंड आई आर एस्ट्रेंज्ड, हमारे में बहुत बंटवारा है। एंड ही सेड ये ठीक नहीं है। और गांधी जी जैसे बहुत बढ़िया इमेजरी यूज़ करते थे, तो उन्होंने इसको समझाने के लिए कहा दिस इज़ लाइक ट्राइंग टू डिवाइड वाटर बाय रिपीटेडली बीटिंग इट विद अ स्टिक। पानी को अब जितना मर्जी डंडा मार लो वो डिवाइड तो नहीं होता है। ये 1942 में उन्होंने बोला था। फिर कहते हैं, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल का जो माहौल है वो हमारे सारे आज़ादी की लड़ाई थी उसको इस नज़रिया से देखते हैं कि वो आपस में लड़ रहे थे। गांधी जी नेहरू से लड़ाई कर रहे थे, नेहरू सुभाष बोस से लड़ाई कर रहा था, भगत सिंह गांधी जी से लड़ाई कर रहे थे, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई आपस में ही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी। इस ज़माने के लोगों को समझ भी नहीं आता कि आपस में डिफरेंसेस हो सकती है, फिर भी यू कैन बी यूनाइटेड फॉर अ बिग कॉमन कॉज। तो वो गांधी और नेहरू का रिलेशनशिप था। क्रिटिक भी था। गांधी जी समझते थे और उन्होंने इस 42 वाले स्टेटमेंट में कहा कि नाइदर राजा जी दैट इज राजा गोपालाचारी नॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम देके टू ऑफ हिज क्लोजेस्ट aides and two of the most brilliant people, he said neither Rajaji nor Sardar, Nehru will be my successor. When I am gone, he said, Nehru will speak my voice. Jawahar will speak my voice. ये गांधी जी का कॉन्फिडेंस था। क्यों था? इसको समझने के लिए मैं आपके सवाल पे आऊँगा, ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल ही निकल गया है। नहीं तो इसको समझने के लिए हमें सोचना है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उनके मुख्य विचार क्या थे, क्या विजन था, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने आइडिया ऑफ इंडिया कहा। वो आइडिया ऑफ इंडिया चीज़ क्या है? तो आइडिया ऑफ इंडिया है हमारा, जो अगर आप उसका एसेंस निकाल लो नेशनल मूवमेंट के विजन का, तो वो है आइडिया ऑफ इंडिया। और उसको अगर मैं सबके लिए जरा क्लैरिफाई कर दूं कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि आजकल सभी आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं कि था क्या वो, उसके 5 मेजर एलिमेंट्स थे। सबसे पहले आज़ादी, सॉवरेनिटी। हम इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया भर में। यह नहीं कि चलो गाजा के लोग को मरने दो। वी आर अपोज टू द आइडिया ऑफ imperialism of domination, number 1 sovereignty, number 2 democracy। शुरू से ये 1890s में तिलक कह रहे हैं कि हमको एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। अभी यूरोप वगैरह में अभी 50 साल लगेंगे टू गिव women the vote। 1960s में तो USA में सिविल राइट मूवमेंट हो रही है कि जो ब्लैक आदमी आपके पास बैठ भी सकता है कि नहीं, लीव योर ओन वोट। तो ये सोचिए 1890 से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का क्लियर वो है कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, फुल डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स टू ईच सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, एथनिसिटी, एवरीथिंग, राइट। तीसरा एलिमेंट था सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी उस वक्त इकट्ठा, दे वर कॉन्जॉइंट टर्म्स। सेक्युलर डेमोक्रेसी कहते थे क्योंकि एक के बदले दूसरा हो नहीं सकता। यू कैन नॉट से कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं जी, बट सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं, मुसलमान को थोड़ा दबा के रख लेंगे। तो अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो आपको सेक्युलर होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी वर conjoint, just as communalism and loyalism were conjoint.
कम्युनलिज्म एंड फासिज्म ऑल्सो। इसीलिए ये टर्म जो है ना कम्युनल फासिस्ट, ये अमर्त्य सेन ने कॉइन किया है, पर उनके करीब 40 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था अगर फासिज्म हिंदुस्तान में कभी आए तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है। तो ये बिल्कुल कंजॉइंट टर्म्स थे। ये जो सेक्युलरिज्म था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया था इंक्लूसिवनेस, और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था इन नेशन बिल्डिंग। जब नेशन स्टेट सारे पृथ्वी में आए, पहले नेशन स्टेट्स तो नहीं थे ना, एम्पायर्स थे, बड़े बड़े एम्पायर्स। अब यूरोप जैसे यूरोप के जो सारे नेशंस हैं वो कोई हैब्सबर्ग एम्पायर में था, कोई ऑटोमन एम्पायर में था। तो बाद में ये स्टेट्स मॉडर्न पीरियड में आते हैं, 17वीं शताब्दी में नेशन स्टेट्स बनने शुरू करते हैं। जब वो बनते हैं तो वो वन लैंग्वेज वन रिलीजन के बेसिस पे नेशन स्टेट्स बनते हैं। कैथोलिक फ्रांस, क्रिश्चियन फ्रांस भी नहीं, कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑन द बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज। उस समय ये एक इमेजिन करना अ नेशन विच विल सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, कि जितने मर्जी लैंग्वेजेस हो, जितने मर्जी रिलीजन्स हो, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है, was an enormously unique, brilliant assumption. अंग्रेज कहते थे इंडिया कैन नेवर बी ए नेशन। 1890s में दे डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, कि भी इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में हो, जैसे अभी भी कहते हैं ना साउथ एशियन। मतलब साउथ एशियन इज नॉट अ नेशनल डिस्क्रिप्शन, इट इज अ जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। वो सोच ही नहीं सकते थे कि कहते हैं विद सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी रिलीजन्स, हाउ कैन यू बी ए नेशन? बट वी इमेजिन्ड आवर नेशन एज वन विच विल be inclusive and which will celebrate diversity. और नतीजा भी ये हुआ कि the greatest Tamil poet, greatest Bengali writer, the greatest Urdu writer was also the greatest nationalist. There was no contradiction, they were complementary. चौथी चीज थी pro poor. I'm not, मैं सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं कह रहा हूँ, हालांकि वो बहुत पावरफुल स्ट्रैंड्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट में, पर उस पर कंसेंसस नहीं था। पर प्रो पुअर में कंसेंसस था। अब मॉडरेट्स पे चले जाइए, शुरू के नेशनलिस्ट जैसे दादा भाई नारोजी थे, उनकी पहली किताब का नाम ही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी, आर सी दत्त, किसी को भी ले लो 19वीं शताब्दी में जो लिख रहे थे, पॉवर्टी को सेंटर में रख रहे थे। वो आइडिया गांधी जी आगे बढ़ाते हैं दरिद्र नारायण के कॉन्सेप्ट से, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट उसको और आगे ले जाते हैं। सो प्रो पुअर था फोर्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट था साइंटिफिक, मॉडर्न। पुराने विचारों में, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट विचारों में, रिचुअल्स में नहीं फंसे रहेंगे, हम मॉडर्न बनेंगे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो टर्म यूज किया, साइंटिफिक टेम्पर। ये 5 वैल्यूज थे। गांधी जी वॉज श्योर इन वैल्यूज के लिए नेहरू सबसे आगे बढ़े थे, लड़े थे राष्ट्रीय आंदोलन में। और आज़ादी के बाद नया जो स्टेट बनेगा इंडिया में, इन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने में नेहरू से आगे कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने चुना था। अब आपने पूछा कि उनके रिग्रेट्स क्या होंगे। सबसे बड़ा रिग्रेट तो ये होगा कि जो एक सेक्युलर अजम्पशन था हमारे स्टेट का, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने इतना स्ट्रगल किया और सक्सेसफुली स्ट्रगल किया, अगर आप पूछे तो आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट ऑल्सो, कैसे किया, उसमें बहुत कमी आ गई। अब इस वक्त हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्टेट कहना काफ़ी मुश्किल काम है। सर, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो ओपनली कहती है कि हम विश्वास करते हैं हिंदू राष्ट्र में। तो हिंदू राष्ट्र तो सेक्युलर तो हुआ नहीं, स्टेट को नहीं बना पाई है अभी। गवर्नमेंट और स्टेट में मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि भाई पहले तो रीजनल जो हम जिसको प्रोविंसेस कहते हैं वहाँ पे इनकी सरकार आई, हिंदू कम्युनलिस्ट कहीं कहीं। अब तो सेंटर में भी आ गई, और नॉट ओनली सेंटर में आई, मेजॉरिटी में आ गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई। और फिर कहते हैं यार पर इंडिया तो अभी तक हिंदू स्टेट नहीं बना, अभी तक आपके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हिंदू स्टेट तो नहीं बना। दैट इज़ व्हेन, इस सिचुएशन में इन्होंने अब क्या करने का कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पावर जो हैं, उनको सबको कम्युनलाइज करना जरूरी है। प्रेस, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिविल सोसाइटी, इन सब पे आपको वार करना जरूरी है। जो आपके व्यूज़ को क्वेश्चन करेगा,
उसको जेल में डालो, उसके खिलाफ केसेस कर दो, उसको जो भी करो। इन अदर वर्ड्स, ये एक ट्रेंड टुवर्ड्स फासिज्म जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पॉलिटिकल पावर मिला पर आप कैरेक्टर ऑफ द स्टेट नहीं बदल पाए, परंतु उस दिशा में आप चले गए हो। तो सबसे बड़ा नेहरू का रिग्रेट ये होगा कि हम एक सेक्युलर स्टेट से टुवर्ड्स अ थियोक्रेटिक स्टेट बहुत दूर चले गए हैं। और ख़ास करके ये सिर्फ नहीं कि पॉलिटिकल पावर चली गई, आप आम जनता के अंदर what Nehru called poison of communalism, which he said needs to be eradicated. This poison, he said, has to be eradicated. वो poison बहुत फैल गया है। ये एक नेहरू का सबसे पहला रिग्रेट होगा। दूसरा उनका रिग्रेट होगा कि आज़ादी के बाद देखिए क्या होता है, नेशनल मूवमेंट एक मूवमेंट से गवर्नमेंट बन जाती है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ पार्टी ऑफ स्ट्रगल, अब आप यू बिकम पार्टी ऑफ सरकार। इसीलिए गांधी जी इसके बारे में सोच रहे थे। वो कह रहे थे कि आज़ादी के बाद वील हैव टू फॉर्म सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि हम पावर में नहीं रहेंगे, बट समथिंग एल्स, हु इज गोइंग टू फाइट फॉर द पीपल। तो ये नेहरू का सामने भी ये एक था कि अब नेक्स्ट कॉज जो है, आपको सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली ना, आपको भुखमरी से आज़ादी नहीं मिली, कम्युनलिज्म से नहीं मिली, कास्टिज्म से नहीं मिली, 50 प्रॉब्लम अभी बाकी हैं जो कि नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया के हिस्से थे। एंड बिफोर आई गो ऑन, आई वांटेड टू से जस्ट वन थिंग, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ना, ये जवाहरलाल नेहरू का या गांधी जी का नहीं है। दिस इज द नेशनल मूवमेंट्स आइडिया ऑफ इंडिया, फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट लाइक तिलक, ये लाला लाजपत राय या सी.आर. दास, टू गांधीयंस, टू पटेल, टू भगत सिंह, रेवोल्यूशनरीज, टू सोशलिस्ट, टू कम्युनिस्ट, सब एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनलिज्म इसके साथ थे। ये 5 पॉइंट्स पे वो साथ थे, कंसेंसस था ये। करेक्ट। ओनली पीपल हु वर नॉट पार्ट ऑफ इट वर द लॉयलिस्ट एंड द कम्युनलिस्ट्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार कहते हैं कि ये तो नेहरू गांधी नेहरू आइडिया, गांधी नेहरू नहीं है, ये हमारे आज़ादी के लड़ाई का 100 साल का विजन था। इसके खिलाफ सिर्फ कम्युनलिस्ट थे। टू रिटर्न टू योर क्वेश्चन, तो दूसरा दुख जो उनको होगा कि इस विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज। और नेहरू सोचते थे कि उनके जो कॉमरेड्स हैं, खास करके ऑफ द लेफ्ट, द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट, विल परफॉर्म दैट रोल। शुरू में उनका ये विश्वास था, बट हिस्टोरिकली एज इट हैपेंड कि ऑलमोस्ट आज़ादी के इमीडिएटली बाद दे बिकेम हिज बिगेस्ट एनिमीज। दे कॉल्ड हिम द नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, द रनिंग डॉग ऑफ इम्पीरियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट उस वक्त एक गलत अंडरस्टैंडिंग में फंस गए थे, उसको राणा डीवे पीरियड कहते हैं। और सोशलिस्ट भी बहुत बिटर क्रिटिक्स हो गए और सब छोड़ गए। क्यों छोड़ा वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये था कि नेहरू विद सो मच पावर, व्हाई इज ही नॉट इम्प्लीमेंटिंग द मोस्ट रेडिकल आइडियाज। नेहरू का कहना था कि अपार्ट फ्रॉम माई प्रो पुअरनेस एंड माई बिलीफ इन सोशलिज्म, आई एम प्राइमरीली अ डेमोक्रेट। मैं डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ूंगा अनलेस आई कैन कैरी पीपल विद मी। एंड नेहरू, आई वॉन्ट टू टेल योर लिसनर्स, was one of the first in the world, along with Gramsci perhaps, in the 1930s, to break out of what is called orthodox Stalin Marxism. Marxism में जो Stalinism ने जो distortions डाले, the oppressiveness, the absence of debate, freedom, नेहरू उससे हट गए। उन्होंने कहा कि socialism must be the socialism of 90%. These are exact Nehru's words. That unless you can carry the people with you, there is no socialism. It's not going to be from the top. जबरदस्ती वाला, it's not going to be dictatorship of the proletariat. ये नेहरू 30s में कह रहे हैं, जो कि the world accepted later. Euro communist movement 70s 80s में यही बात कह रही थी कि भाई socialist objective must be brought into being through a democratic process, not through violence and force, right? तो नेहरू was therefore not willing to do that, and socialist और communist का ये था कि आपको इसी वक्त करना ही है। He said, if I do it, I will be giving up the democratic principle, which was a great thing. That is why अगर आप नेहरू को एनालाइज करें तो उनका one of the biggest successes was कि इंडिपेंडेंस के बाद, जिसको हम नेशनल रेवोल्यूशन कहते हैं हमारे, एक नेहरूवियन कंसेंसस बना
From the left to the right, from the Tata Birla plan of the 1945, they went with him, and eventually the communists, the entire spectrum went with him. And we had a peaceful transition after our revolution, first time in the world. ये यूनिक इमेजिनेशन ऑफ इंडिया था, इंक्लूसिव, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी. दिस इज द सेकंड यूनिक थिंग, दैट यू मेड द ट्रांजिशन टू मॉडर्निटी, टू डेमोक्रेसी विदाउट वायलेंस. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वायलेंस होता है ज़बरदस्त, रशियन रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर होता है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर नहीं होता बट मैसिव रिप्रेशन, मिलियंस आर किल्ड. इंडियन रेवोल्यूशन के बाद एक आदमी भी नहीं मरता है. दैट्स बिकॉज ऑफ नेहरू, बिकॉज ही डजंट पुश द पेस, he doesn't push it beyond what the democratic urges of the people are. तो उनका regret ये था कि his chief allies deserted him, and then he was forced to depend on the bureaucracy. And at one stage, I cannot get you the exact quotation where he says it, but he's reported to have said that one of my biggest regrets is that I had to rely on the bureaucracy, because as we know globally, wherever the bureaucracy comes into its own, then the bureaucracy feeds itself, and acquires autocratic powers. Whether it is the Soviet Union, socialist bureaucracy or non-socialist bureaucracy, natija wahi hota hai. So these are 2 or 3 of the main regrets he would have had. Absence of a continuity of a secular tradition, the social democratic tradition getting broken, and the move towards what we would describe as a semi-fascist state. India was an example in the world. और कहीं नहीं हुआ ये. बाय द वे, अगर आप पोस्ट कॉलोनियल किसी भी देश को ले लो, उन्होंने नेहरूवियन मॉडल फॉलो करने की कोशिश करी और थोड़े दिनों के अंदर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई या किसी और किस्म का. दिस वॉज द ओनली केस that it did not happen. So it was a unique achievement. No country has made the transition to industrialism with democracy. No country. When Britain industrialized, डेमोक्रेसी का तो नाम मतलब सूंघने में भी नहीं आ रहा था. डिकन्सियन कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास राइट्स, कोई चक्कर ही कुछ नहीं था. अमेरिकन राइज टू कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन स्लेवरी, सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी. एवरी यूरोपियन कंट्री विच इंडस्ट्रियलाइज्ड did their initial capital accumulation on the basis of which you do industrialization on the basis of what they collected from the colonies. और ये छोटी मोटी बात नहीं, मैं आपको एक फिगर देता हूँ. 1801 जब ब्रिटेन सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था वर्ल्ड में, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उस वक्त जो वो इन्वेस्ट करता था टू बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, 85% of what they invested came from the colonies. तो या तो आप अपने वर्किंग क्लास या पेजेंट्री से कैपिटल अक्यूमुलेट करके इंडस्ट्रियलाइज करते हो, और या दूसरे पीपल के कैपिटल को लेके आप इंडस्ट्रियलाइज करते हो. जब जवाहरलाल नेहरू इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ही कांट से कि चलो मैं 2-3 आसपास के छोटे मोटे देशों को तो कॉलोनाइज कर लेता हूँ, है ना, नेपाल ये वो है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉलोनाइजिंग समबडी एल्स. And there is no question of raising it from your workers and peasants. If you look at the figures of trade union movement from 47 onwards, you will find the working class rights are increasing. And if you look at the peasantry, there is a net transfer of income to the peasantry from 47 onwards till the end of the Nehruvian period. Extraction of surplus नहीं था. Colonial period में करीब 50% of the gross produce of the peasantry was taken away. जो पेजेंट का टोटल प्रोड्यूस था उसका 50% या स्टेट ले लेता था या लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर. 50% सिर्फ उसके पास बचता था. आज़ादी के बाद उल्टा, 50 पैसा भी नहीं, कोई नो लैंड टैक्स, नथिंग. नेहरू कहते हैं कि दिस इज आई एम चूजिंग अ पाथ अनचार्टेड इन हिस्ट्री विच इज अ फैक्ट. एंड ही वॉज एबल टू मेक दैट ट्रांजिशन, ह्यूज ट्रांजिशन. अब जब लोग आजकल, जैसे अभी पनागरिया साहब की किताब आई है, आपने देखा होगा. पनागरिया was the advisor to Mr. Modi also, and Columbia में प्रोफेसर हैं. जगदीश भगवती who is a very well known professor, उनके स्टूडेंट थे. उनकी अभी किताब आई है, बेसिकली रबिशिंग नेहरू, कि ये नेहरूवियन पीरियड नहीं होता तो हम कहाँ पहुँच जाते. दिस has become a very common thing these days. खास करके जो न्यू लिबरल्स हैं ना, जो अभी आपके IT सेक्टर में खूब पैसे वैसे बनाते हैं, they very well to do, वो कहते हैं यार ये
देखो 91 के बाद क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, हैं? वो नेहरू के टाइम पे क्या वो एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3-4% पे फंसे हुए थे। अगर वो सब उस वक्त पब्लिक सेक्टर ये सब नहीं करते तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं ना। दिस इज़ अ कंप्लीट ए हिस्टोरिकल एनालिसिस। एक तो अनट्रू, ऊपर से ए हिस्टोरिकल। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑफ इनिशियल कंडीशंस, कि जब आप किसी को, दो बंदे को रेस पे लगाते हो हैं, और एक बंदे को आप 100 मीटर की रेस है, एक बंदे को आप 30 मीटर पीछे खड़ा कर देते हो, तो फिर तो इनिशियल कंडीशंस उनके अलग अलग हो गए कि नहीं। सो वेयर डज नेहरू स्टार्ट फ्रॉम? यू कांट कंपेयर इंडिया इन द 1950s विद जापान इन द 1950s. You have to compare India in the 1950s with Japan in the 1870s when they are making that transition, है ना। तो एक तो ये, दूसरा आपकी उस वक्त कंडीशन क्या थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा फेमस फ्रेज है विच आई वांट टू यूज टू डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन। डेथ के थोड़े दिन पहले उन्होंने लिखा था टैगोर ने कि एक दिन ये अंग्रेज़ों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा, बट जब वो जाएंगे, व्हाट मड एंड फिल्थ विल दे लीव बिहाइंड, क्या कूड़ा और कीचड़ छोड़ के जाएंगे। व्हाट वाज दैट मड एंड फिल्थ? जब नेहरू शुरू करते हैं आज़ादी के बाद, हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है क्या थी? 30 साल से भी कम इन इंडिया, एवरेज 1950. दैट्स राइट। ऑन एन एवरेज, इसका मतलब जो पुअर है, वेल टू डू तो मोटा छोटा खाता पीता फिर भी जीता होएगा। ऑन एन एवरेज लोग किस उम्र में मर जाते थे? आपको तो मालूम है षष्ठी पूर्ति मनाई जाती है लोगों की भी 60 साल हो गए, कि इतनी बड़ी बात हो गई है ना। मतलब इट वाज अनकंसीव्ड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ थिंग। सो यू स्टार्ट विद दैट। 92% of women were illiterate in 1950, 84% on an average. You had a famine in one part of the country or the other almost every year. 3 million people died. 30 लाख लोग आज़ादी के 4 साल पहले फैमिन में मारे जाते हैं, द ग्रेट बंगाल फैमिन। प्लस यू इनहेरिट अ कंट्री विच इज़ डीपली डिवाइडेड, विच हैज़ जस्ट फॉट अ वर्चुअल सिविल वॉर, जिसमें कम से कम 60 लाख लोग तो रिफ्यूजी बनते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेथ्स अकर एट दैट टाइम, राइट। इट इज़ फ्रॉम देयर दैट यू हैव टू लिफ्ट दैट सोसाइटी। और अगर आप उसको देखें तो यू फाइंड एन अमेजिंग रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन द नेहरूवियन पीरियड एग्रीकल्चर ग्रोज 8 times फास्टर देन द प्रीवियस 40 years। 8 गुना तेजी से बढ़ता है। ये कहते हैं ना, नेहरू ने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, इंडस्ट्री कर दी पर उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। इट्स अ कंप्लीट लाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट डैनियल थॉर्नर, जो कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, अमंग इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को डैनियल थॉर्नर पढ़ना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑफन सेड दैट द फर्स्ट 3 plans ignored agriculture, 64 तक 65 तक। He said it cannot be maintained. Said more change happened in the first 20 years of after independence than happened in the previous 200 years. आपके लैंड रिफॉर्म्स हो जाते हैं। 150 साल पुराना जमींदारी सेटलमेंट, सारा जमींदारी जागीरदारी, उसका बैकबोन इज ब्रोकन बाय 1957. Then Nehru had to bring in a constitutional amendment to ensure it happened with democracy, not like the way it happened in Japan with General MacArthur's army, or the way it happened in Soviet Union with forced collectivization, कि जो किसान आपके साथ नहीं है उनके उड़ाई दो, kulaks can be murdered by the millions, right? So it was a great achievement. Agriculture में growth होती है. He creates the conditions for the green revolution. In fact, again, agrarian experts say that the green revolution process had already started in the Nehruvian period. The selective districts, IADP जो कहते हैं, जहाँ पे intensively you are going to be making this attempt at the transition in agriculture. Industry grows at about 7% per annum from a situation of deindustrialization under colonialism. You are having at 7%. But more important than that, in the Nehruvian period, you achieve the following. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमको आज़ादी मिली तो नेहरू कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई, पर आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 0 पे है, जिसको टेक्निकली इट्स कॉल्ड अ नियो कॉलोनियल सिचुएशन, कि जिससे आपको आज़ादी मिल गई पॉलिटिकल, आप उसी पे डिपेंडेंट हो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। क्यों? अगर आपने आज़ादी के बाद कुछ भी इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको मशीन चाहिए। You did not make any machines. Over 90% of even your
machine tools like pliers and wrenches were imported. तो 1945 से हमारी देश में से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन घूम रही थी यूरोप में कि आज़ादी के बाद हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, कहाँ से हमको मशीनें मिलेंगी, ये सिचुएशन थी. तो नेहरू ने कहा ये तो अनटेनेबल है, दिस विल नॉट गिव अस सॉवरेंटी. पॉलिटिकल आज़ादी ठीक है, सॉवरेंटी नहीं है. इसीलिए नेहरू महालनोबिस प्लान जो कहते हैं, हेवी इंडस्ट्री बेस्ड, सारे आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत अर्थ मूवर्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जस्ट नेम इट, नवरत्न जिसको कहते हैं, सारे उस वक्त एस्टैब्लिश होते हैं. और नतीजा 47 में आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए 100% करीब करीब इंपोर्ट करना पड़ता था. बाय 1960s it became 43% and by 1970s it became 9%. 91% अब अपनी ग्रोथ अपने बल पे कर सकते थे. This was the basis of our independent foreign policy. This was his great achievement. इसको लोग समझते नहीं हैं. तो ये आंकड़ा वापस समझ लेते हैं. 100% हम इंपोर्ट कर रहे थे इन द ईयर 47. हाँ. अब by 60s only 43%, by 70s only 9%. ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि हम विश्व गुरु हैं, आत्मनिर्भर हैं. इट्स नॉट वर्ड्स. बाय ट्रांसलेटिंग सेल्फ रिलायंस इनटू आत्मनिर्भर यू डोंट बिकम आत्मनिर्भर. इट इज द कंटेंट. द इंडियन इकोनॉमी हैड अचीव्ड दैट एंड दैट इज व्हाई नेहरू कुड लीड द नॉन अलाइंड मूवमेंट. करीब 100 देश, जबकि सारी दुनिया पोलराइज हो गई है बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, कोल्ड वॉर चल रहा है. उस वक्त उठ के खड़े होकर कहना कि नहीं, हम ना तुम्हारे साथ ना इनके साथ, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम अपने इंटरेस्ट पे लड़ेंगे. एंड टू गेट 100 कंट्रीज बिहाइंड यू, यू नीडेड टू हैव सम बेस ऑफ योर्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म दैट नेहरू डिड. और उसको अब नेगेट करना, कहा कि नेहरूवियन पीरियड में कुछ नहीं हुआ, एज आई सेड, इट इज नॉट ओनली स्टूपिड, इट्स ऑल्सो फैक्चुअली रॉन्ग. और ये जो रोते रहते हैं हमेशा के 2014 में हमको जो सिस्टम मिला था वो ठीक नहीं था, व्हाट वी इनहेरिटेड फ्रॉम कांग्रेस, 60 साल की कांग्रेस, 70 साल की कांग्रेस. नेहरू कभी ये बोलते थे 150 साल ब्रिटिश ने हम पे राज किया तो अब हमको, क्या वो ऐसी बातें करते थे? सवाल ही नहीं. और ये जो 100 साल, ये 2014 वाली बात है, ये नहीं, बट नेहरू कभी भी ब्रिटिश को ब्लेम करते रहते थे कंटिन्यूसली फॉर एनी, जैसे ट्रेन डिरेल हो गया या कुछ हो गया. हाउ ऑफन डिड ही गेट द ब्रिटिश इनटू कन्वर्सेशन इन हिज स्पीचेस? इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ही वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म ग्लोबली. उनके ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में ही वाज नेक्स्ट. एक बात और है कि वो पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब ही वाज एजुकेटेड, व्हिच इज सेइंग अ वेरी बिग थिंग दीस डेज, है ना. एंड ही वाज हाईली एजुकेटेड. इफ यू रीड हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेल में बैठ के लिखा था उन्होंने और बाय हैंड लिखा था. और वो मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, विच यूज टू बी नेहरू मेमोरियल, अब नेहरू का नाम हट गया उसमें से, वो म्यूजियम अभी भी दिल्ली में है. वहाँ पे अभी भी वो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है. अब देखोगे तो हैरान हो जाओगे. ये सारा उन्होंने बाय हैंड लिखा है विद हार्डली एनी करेक्शन, यू नो, विद द लेटेस्ट रिसर्च इन एवरी फील्ड that was available in that period. It's an outstanding work. Similarly, the glimpses of world history. तो जिसमें imperialism की तो खूब क्रिटिक होती है. Imperialism, the rise of fascism in Europe, इन चीज़ों की criticism होती है. But to put the blame and say कि भाई इसके लिए हम नहीं कुछ कर पा रहे, that was not his focus. His focus was always what can we learn from history in order to change the present and have a better future. In fact, he writes this often, that why do I go back to history? मेरी किताब में मैंने इसका बड़ा लंबा जिक्र किया है. वो आज़ादी के बाद एक हिस्टोरियंस के ग्रुप को मिलते हैं और उनको एक एडवाइस देते हैं कि कैसी हिस्ट्री होनी चाहिए. He says, from history you can, और आज़ादी की इमीडिएटली बाद जबकि डिवाइसिव फोर्सेस बिल्कुल टॉप पे पहुंची हुई थी, आपका पार्टीशन होता है, हम तो उस पीरियड को एक होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन कहते हैं, जैसे यूरोप में हुआ था, है ना, वैसा सिचुएशन है. उस वक्त वो कह रहे हैं कि आप व्हेन यू गो बैक टू हिस्ट्री यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिसरप्टिव फोर्सेस एंड यू विल आल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस. नाउ योर जॉब एज अ हिस्टोरियन इज टू चूज दोज फोर्सेस फ्रॉम योर हिस्ट्री विद व्हिच यू कैन बिल्ड योर विजन ऑफ द फ्यूचर. इफ योर विजन ऑफ द फ्यूचर is based on hatred and mutual killing of minorities, then you will go back to history and see कि कब किस मुसलमान रूलर ने किसको
मारा था. You will not take the totality. What does Nehru do? Which is what almost the last historian today is doing, the same thing, repeating what he does in Discovery of India. He goes back from the Harappan civilization 5,000 years ago, through the Vedas, through the Upanishads, through Buddha, Jainism, etc., to trace a certain another kind of Indian civilizational history, which was one of living with difference, learning to live with difference, struggling against difference. After all, why does Buddhism come? It is fighting against caste. Why does Sikhism come? It is fighting against caste. And also building bridges between religions. Why does Kabir come? Why do all the Bhakti movements occur and the Sufi movements occur? So he's focusing on that, and he's saying that our civilizational history is one from which our national movement has built the idea of an inclusive and democratic India. This is what he draws from history. He doesn't draw one aspect of Aurangzeb to now punish all Muslims in India. He does the exact opposite. He draws on Akbar, who in the 16th century was talking of a universal religion. He was talking of reason, he was talking of rationality, he was talking of rights of women. This is before European Enlightenment. ये आजकल के मतलब जो न्यो कॉलोनियल स्कॉलर्स कहते हैं ना कि पहले यूरोपियन में एनलाइटनमेंट हुई, फिर इंपीरियलिज्म के थ्रू ये एनलाइटनमेंट वैल्यूज बाकी देशों में फैली. ऐसा कुछ नहीं है. 16th सेंचुरी में अकबर ये बातें कर रहे हैं, अपने कोर्ट में डिस्कशन ऑर्गेनाइज करा रहे थे, कोर्ट में, बिटवीन क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, मौलवीज, हिंदू प्रीस्ट्स एंड एथेइस्ट्स. तो किसी पे विश्वास नहीं करते. ये हो रहा है हिंदुस्तान में. और यूरोप में उस वक्त एक फिलिप द टू स्पेन के राजा होते थे, उनके अंडर स्पेनिश इंक्वेस्ट हो रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजियस हेरेसी, है ना. तो ये नेहरू इज ड्राइंग फ्रॉम दिस ट्रेडिशन एंड ट्राइंग टू बिल्ड दैट ट्रेडिशन इनटू द फ्यूचर. तो आज के पॉलिटिकल क्लास को नेहरू से इतनी दिक्कतें क्यों है? मेन दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनका जो विजन है वो बिल्कुल नेहरू के ऑपोजिट विजन है. आज़ादी के बाद जब ये जिसको मैंने होलोकॉस्ट सिचुएशन बताया, और ख़ास करके जब उसके बाद जब गांधी जी की हत्या होती है, तो नेहरू बड़े साफ साफ कहते हैं कि ये हत्या जो है वो किसी एक पागल इंडिविजुअल ने नहीं करी है, एक साजिश एक ग्रुप का था. उनकी हत्या के बाद आपको मालूम है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाता है. सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर थे, वो करते हैं, और करीब 25-30 हज़ार आरएसएस के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है. और उस वक्त नेहरू जी ये कहते हैं कि ये साजिश था टू चेंज द नेचर ऑफ द स्टेट. मौका है, हिंदू मुस्लिम एनिमिटी टॉप पे है, उस वक्त ये कहना कि हम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे एज अपोज टू मुस्लिम पाकिस्तान, इस्लाम. दैट इज इंडिया विल बी द मिरर इमेज ऑफ पाकिस्तान. वहाँ मुस्लिम पाकिस्तान, यहाँ हिंदू राष्ट्र होगा. ये फैलाया जा रहा था जोरों से, और फैल भी रहा था. उस वक्त नेहरू आ जाते हैं बीच में. गांधी जी की हत्या हो चुकी है, 50 में सरदार पटेल की डेथ हो गई है. ही रिमेन्स द टॉलेस्ट लीडर. और जो पहला इलेक्शन था उनको उन्होंने वर्चुअली एक रेफरेंडम बना दिया सिंगल क्वेश्चन पे कि डू वी वांट अ मिरर इमेज ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, डू वी वांट टू बी अ पाकिस्तान लाइक हिंदू राष्ट्र, और डू वी वांट अ सेक्युलर कंट्री. और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल, 94% वोटेड फॉर अ सेक्युलर इंडिया. राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, सब मिल मिला के उनको 6% वोट मिले थे पहले इलेक्शन में. आप पूछ रहे हो नेहरू को क्यों डिमोनाइज करते हैं, कैसे? इस वक्त अगर आप, सोशल मीडिया इज सो इम्पोर्टेंट नाउ, अगर आप गूगल करेंगे तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड डिसमेंटलिंग नेहरू, हेवीली फंडेड. उसका सबटाइटल है डिसमेंटलिंग नेहरू कोलन द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. ठीक है जी. और फिर उस पर आपको लगेगा ये तो बड़ा वेल रिसर्च है, कोटेशंस हैं, ये हैं, विजुअल्स हैं, बिल्कुल. एंड इट इज कंप्लीटली एन एफर्ट टू डिमोनाइज हिम, दैत्यकरण कर जिसको कहते हैं. जैसे कि गांधी जी का पहले किया गया था, उनकी तो हत्या ही होगी उस पर. वही एफर्ट. एक किताब छपी
97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। फिर मैं अभी इस किताब को लिखने के लिए मैं फिर से देखने के गया तो 97 से अब 127 हो गया। तो हर साल 4-5 ब्लंडर और ऐड हो जाते हैं। जो कुछ भी इस देश में खराब है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, है पार्टीशन ऑफ द कंट्री हो, सब कुछ नेहरू के सिर पे थोप देते हैं। क्योंकि नेहरू इनके विजन के बिल्कुल ऑपोजिट थे ना, डेमोक्रेट, सेक्युलर, प्रो पुअर, सोशलिस्ट। तो करंट रिजीम के तो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट। तो नेहरू के तो खिलाफ होंगे ही, उनको तो डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है इनके लिए। सर, और जो क्रिटिक आता है डायनेस्टी का, कि नेहरू ने एक डायनेस्टी तरह की पॉलिटिक्स खेलना पसंद की, कि वो अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में ले आए और मेक श्योर किया कि पावर उनकी फैमिली के अराउंड ही हो। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? एज यू पीपल से ना, कुछ भी हाँ कह दो। नेहरू डिडंट मेक इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर। हिज चोजन सक्सेसर वाज लाल बहादुर शास्त्री, not his daughter. But that Indira Gandhi did accompany him as kind of the hostess and as his aide across the world, इसमें कोई डाउट नहीं है। And that Indira Gandhi ने पॉलिटिक्स सीखी, was also in politics, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और इसमें कोई डायनेस्टिक रूल की बात कहाँ से आ जाती है? He didn't appoint her the successor. She fought her way in. As you know, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्ट्रगल होती है, फिर उसको एक ग्रुप उसको लगाते हैं ये कह के कि ये तो गुंगी गुड़िया है। अब वो गुंगी गुड़िया दुर्गा बन जाती है, तो फिर वो जवाहरलाल नेहरू में उस कहाँ बीच में आ गए। और वेयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ डायनेस्टिक रूल? यू नो, ये कांग्रेस डायनेस्टी, नेहरू गांधी डायनेस्टी चले जा रही है। आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन कौन सा प्राइम मिनिस्टर नेहरू गांधी फैमिली का आया? कौन सा? नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। यू नो एज आई सेड, इट्स आप यूज करना चाहते हैं। बट 3 प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम 1 फैमिली, उसको तो जस्टिफाई करना डिफिकल्टी हो जाता है। No, is that something? If 3 scholars emerge from one family, if 3 great intellectuals, if you take the Tagore family, कमाल है यार, पेंटिंग भी तुमने कर ली, अवनींद्रनाथ टैगोर, तुम नॉवेलिस्ट भी तुम ही बनोगे, है ना, और तुम डांसर भी तुम ही बनोगे। तो ये तो बहुत जाती है। एक को तो कम से कम बेवकूफ बनाते, एक को चोर बनाते, है ना। तो ये कोई आर्गुमेंट हुआ? इफ 3 families, if Mahatma Gandhi's family can also produce a Rajmohan Gandhi, who's a great scholar, so what's wrong with it? उनके ग्रेट ग्रैंडसन है तो वो नहीं होना चाहिए उनको? गांधी जी son, one of his sons was a major editor of a newspaper. If you can convey a good thing to your progeny, what is so wrong about it? Unless आप किसी और को प्रिवेंट करके अपने पुत्र सेवा कर रहे हैं या पुत्री सेवा कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उसमें तो सारे देश में कंपटीशन लगा हुआ है। आज की डेट में कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो अपना पुत्र या पुत्री को आगे नहीं बढ़ा रहा है? तो क्यों बेचारे नेहरू जी के सिर पे क्यों थोप रहे हो कि उन्होंने नहीं किया ये काम, ना गांधी जी ने किया अपने फैमिली को प्रमोट करना। बट लोगों का ये कहना है कि इंदिरा गांधी accompanying Nehru all through his political life, that is also something which is questioned, कि you know she holds no state position, she is not won an election, वो कैसे हो गया? तिलक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया था, है, ऑफ डेकोरेटिंग somebody else's wife, है ना। what should he have done? Should he have had as his aide somebody else who's opposed to his views, who's not part of his, you know, upbringing? Normally who goes with you? Your wife? His wife was long dead. Why should his daughter not be going? Why should Vijayalakshmi Pandit, for example, his sister, an outstanding diplomat, respected the world over, not be a diplomat? And if his daughter, over time, he did not make her the prime minister. ये बात मैं repeat कर रहा हूँ, है? बिल्कुल। If she over time demonstrated a capacity which made even Atal Bihari Vajpayee call her a Durga, the only man in the cabinet, is partly because only contribution to that was Nehru's mentoring of that child from childhood, educating her, writing letters to her, because वो जेल में होते थे, बच्ची को बड़ी हो तो उन्होंने चिट्ठियां लिख के करी ना। So that contribution he made, but the rest is her own.
इस पे आते हैं कि लोग जैसे आप बोल रहे थे ना 127 ब्लंडर्स 97 ब्लंडर्स, पर एकेडमिकली अगर आप देखें तो ब्लंडर तो कुछ होता नहीं, आई थिंक हाइंडसाइट फोरसाइट मिस्टेक। तो आप क्या पॉइंट आउट करेंगे? लाइक इंडो चाइना वॉर इज हेविली क्रिटिसाइज्ड, आर पोजीशन ऑन कश्मीर इज हेविली क्रिटिसाइज्ड। द थिंग इज अगेन, इफ यू आर डूइंग इट टू मेक पॉलिटिकल माइलेज तो अलग बात है। अगर आप स्कॉलरली बात करेंगे तो आज़ादी के बाद ग्लोबल सिचुएशन जो है, वेयर देयर इज स्टिल continuation in a sense of imperialism of the big powers. What is Nehru trying to do? He had a global imagination. He was talking of Afro-Asian solidarity. जिसके लिए आज भी सब कोशिश कर रहे हैं। कोई ब्रिक्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई सार्क बना रहा है, वो तब से बात कर रहे हैं। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 47 में होती है, नेहरू के अंडर बांडुंग होता है। द एफर्ट इज टू ब्रिंग द एशियन कंट्रीज टुगेदर in order to be able to resist the domination of the first world. Secondly, कहते वो नेहरू तो हिंदी चीनी भाई भाई करते थे। Would we have been better off with a hostile position vis-a-vis China? Even today, when China is sitting inside your land, your prime minister is झूला झूलते हैं कि नहीं उनके प्रेसिडेंट के साथ? तो कौन सा कोई बड़ा नया तोप मार लिया हमने अभी? तो was it a wrong policy to try and make friends with China? What led to the war then? There are many scholarly explanations, and one of them is that it had little to do with India. It had much more to do with China's relationship with the Soviet Union at that time, and the China trying to tell the Soviets that if India comes to the push, because India was coming very close to Soviet Union at that time, that if it comes to push and shove, India will go into the lap of the Americans. I'm giving you one explanation. I'm not saying this is the only explanation. China, by invading India, did push India straight into asking for help from America. So this was their assumption. They came in, went out. It's very unclear why they did it. But as I said, that there is a lot of scholarly work in it. But to say that it is because of Nehru that China did this is again a very faulty explanation. Nehru did want to build bridges with China, which was the correct foreign policy by any stretch of imagination. That China did not respond to that as they should have was indeed a great pity. But what else should he have done? What else could he have done? आप मुझे बताइए, उसको नेहरू को उस वक्त क्या करना चाहिए था? चाइना से दुश्मनी बना लेनी चाहिए थी, सारे अपने रिसोर्सेज जो थे हमको अपने मिलिट्री में डाल देने चाहिए थे, ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पूरा ट्रांजिशन हिंदुस्तान का हुआ वो नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इफ़ यू लुक बैक इन टू दैट पोजिशन, सिमिलरली ऑन कश्मीर, अब जो मर्जी कह दो, आर्टिकल 370 वॉज ड्राफ्टेड बाय पटेल, इनके जो लंबे स्टैचू वाले पटेल। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट इवन देयर व्हेन इट वॉज पास्ड, इट वॉज गाइडेड थ्रू बाय सरदार पटेल। द डिसीजन टू टेक the Kashmir issue to the United Nations, जो कि बहुत उछालते हैं कि United Nations क्यों ले गए, was taken by the cabinet with Shama Prasad Mukherjee supporting. This misuse of history for narrow political purposes, not to learn. भाई नेहरू की गलतियां जरूर हुई होंगी, आप उससे सीखिए। हम थोड़ी कह रहे हैं वो भगवान का कोई अवतार तो थे नहीं। आजकल अवतार होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तो अवतार नहीं होते थे ना प्राइम मिनिस्टर। तो हम तो नहीं कहते कि उनमें कोई कमी नहीं थी, पर आप रैशनली साइंटिफिकली आप एग्जामिन करिए, एंड इफ यू फाइंड फॉल्ट्स विद इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट डोंट क्रिएट दिस। सरदार पटेल वाज इवन विलिंग टू गिव अप कश्मीर, आपको मालूम है ये? ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन जूनागढ़ एंड हैदराबाद। वो कहता है जाने दो कश्मीर पाकिस्तान। नेहरू केप्ट कश्मीर बिकॉज द पीपल ऑफ कश्मीर अंडर शेख अब्दुल्ला एट दैट टाइम, यू नो, वर, I mean, Nehru, apart from the fact that he came from that region, he believed that Kashmir should be part of India because the people of that region were willing to be part of a secular India. So rather than praise that, आप उल्टा कहने लग जाते हो कि Kashmir problem is because of Nehru. It was not Nehru. It was the entire cabinet. It was Sardar Patel. It was Mahatma Gandhi till he was alive. There is not a single decision. आपको मालूम है जब कश्मीर, जब चाइना अटैक करती है इंडिया पे, ऑपोजिशन हल्ला मचाती है, ठीक है, नेहरू कॉल्स अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कहते हैं आओ डिस्कस करो। एट दैट ओल्ड एज ही सैट थ्रू एंड आंसर्ड ईच क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, एटसेट्रा। आज की डेट में
आप चाइना का नाम नहीं ले सकते, नेशनल सिक्योरिटी है जी। पार्लियामेंट में यू कैन नॉट डिस्कस चाइना। हैव दे अलाउड अ सिंगल डिस्कशन ऑन चाइना इवन व्हेन दे केम इनटू आवर टेरिटरी? आप अदानी का नाम नहीं ले सकते। नेहरू के टाइम पे आप ले सकते थे, एंड मिनिस्टर्स हैड टू रिजाइन। एक लास्ट चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं, विच इज़ द यूएन सिक्योरिटी सीट, जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने छोड़ दी चाइना के लिए। मेरे नॉलेज में ये तो नहीं था कि हमको मिल जा रही थी और हमने चाइना को पकड़ा दी, बट दैट ही फॉट फॉर चाइना हैविंग अ सीट इज ट्रू, एंड व्हाई शुड ही नॉट? द बिगेस्ट एशियन कंट्री, अ मेजर पावर, एज आई सेड, पार्ट ऑफ एफ्रो-एशियन सॉलिडारिटी में, व्हाई वुड यू नॉट वांट your neighbor a major country, and the war had not yet come. You see, you can't look back and say कि उस वक्त China had not yet assaulted India. There was no reason to believe that India and China cannot be friends. Even today, अगर कोई genuine statesman होगा, फ्यूचर सोचेगा, तो यही सोचना चाहिए कि इंडिया और चाइना में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ना कि हम फॉर एग्जाम्पल कि हम अब अमेरिका से फ्रेंडशिप कर लें और चाइना से लड़ाई करना शुरू कर दें। वी फाइट द अमेरिकन वॉर विद चाइना ऑन देयर बिहाफ would be an idiotic, in my opinion, foreign policy. You will fight somebody else's war in your own territory. It would still be a good idea to be friends with China, if we can. फ्रेंड्स विद चाइना का तो ये स्कोप नहीं है लग रहा है अभी, बिकॉज हमारे पार्लियामेंट में हमने कहा है कि उनको लाल आँख हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लाल आँख। हाँ, लाल आँख चाइना को दिखाएंगे हम। नहीं, वो लाल आँख मतलब झूले में बैठ के दिखा रहे हैं ना हम, तो वैसे लाल आँख तो कोई भी दिखा सकता है, असली में दिखाए ना। That's true. It's ridiculous. I mean, to argue that we are going to have an aggressive attitude towards China. Certainly our foreign minister will not say that. Doesn't. पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसी बात कभी नहीं करता है। I don't think he would have said कि मैं लाल आँख दिखाएंगे। नहीं, I think ये किसी और ने कहा। बट आते हैं आपकी नई किताब पर, तो नेहरूज़ इंडिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो सर, ऐसी किताब इस टाइम पे निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अर्ज करेंगे लोगों से ये किताब खरीदें। बट जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स, इसमें ऐसी कोई लाइक अंडर डिस्कस स्टोरी है नेहरू के बारे में? देखो, जो आज मैंने बातें बताई उसके थोड़े थोड़े हिस्से इसमें हैं आइडिया ऑफ इंडिया के, कि नेहरू ऑन साइंटिफिक टेम्पर। मैंने कोशिश ये की, ये मेरा एक्चुअली 2023-24 का मैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जनरल प्रेसिडेंट था, तो दिस वाज माय प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड इट बिकेम अ बिट लॉन्ग, तो फिर लोगों ने कहा कि इसकी किताब बननी चाहिए, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ अ लेक्चर। और इसमें इन सारे पहलुओं पे मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। नेहरू ऑन हिस्ट्री, द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री, हाउ टू राइट हिस्ट्री, हाउ टू यूज हिस्ट्री, हाउ नॉट टू यूज हिस्ट्री, हाउ टू बिल्ड अ सॉवरेन कंट्री इकोनॉमिकली। उस पर एक चीज़ मैंने हाईलाइट किया जो इग्नोर करा जाता है, दैट नेहरू एंटिसिपेटेड द नॉलेज रेवोल्यूशन। टुडे more than half our GDP comes from the service sector, आधे से ज़्यादा, और सर्विस सेक्टर इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन नॉलेज। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आजकल जो बैलेंस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेमिटेंसेज मेड बाय पीपल हु आर सेलिंग द नॉलेज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट? द चीफ बेनिफिशरीज ऑफ नेहरूवियन स्ट्रैटेजी आर द टुडे द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ नेहरू। मतलब जिसके कंधे पे आप यहाँ पहुँचे हो उसी को लात मार रहे हो। हमारी कलोकियल जबान में तो इसको नमक हरामी कहते हैं। हाँ, कि जिसके शोल्डर्स पे आप चढ़े हो ना, उसके शोल्डर्स पे चढ़ के आप और ऊंचाई पे देखो, पर अगर आप उसी को यू किक द लैडर ऑन विच यू क्लाइम, तो आप नीचे गिरोगे। सो टुडेज इंडिया इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेहरू, नॉट डिस्पाइट नेहरू। एक एक इंस्टीट्यूशन जिसका आप नाम जानते हैं, IIT, IIM, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सब नेहरू के टाइम के हैं। एंड नॉट ओनली साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। बाय 1956, बाय द वे, आवर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज क्रिटिकल। 6 साल के अंदर वी इनहेरिटेड 0 फ्रॉम द ब्रिटिश एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बैरन एरिया में से 6 साल के अंदर
Our first rocket was launched from Thomba in 1957. But it's not only that. The National School of Drama, the National Institute of Design, Bharat Lalit Kala Academy, Sangeet Natak Academy, yes, Film Institute, सब नेहरू के टाइम के बने हुए हैं. It's the product of this anticipating of the knowledge revolution, which sustains India today, which makes us at least a part of the global system. नहीं तो हम कहीं के नहीं होते. The fact that you could open up in 1991 is because of what I said earlier, that you had created a base. अगर हम 1950 में 1991 की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते, जो मैंने इसकी किताब में आर्ग्यू किया है, we would have been a banana republic, swept away. You could do it only later. And it's not only India. China opened up in 78. It needed about 40 years of Mao before you could have Deng. है ना? मनमोहन सिंह को सक्सेसफुल होने के लिए you needed the Nehru. And Manmohan Singh was a Nehruite. Yeah. And he, and many people like him, Sukumai Chakravarti, I mean, I could mention a dozen people who implemented the transition were Nehruites, because the change was necessary now. World situation had changed, Indian situation had changed. Historically देखना चाहिए, historical criticism नहीं होना चाहिए. That is true. पर एक last सवाल सर. जी. What would Nehru's advice be for today's Congress? He gave a very important advice, which I've discussed in the book. In the current situation, I think that advice is the most important. 51 इलेक्शन वो जीत जाते हैं, ह्यूजली जीतते हैं. किसको बीट करके? कम्युनलिस्ट को बीट करके. तो he says, what are the lessons we can learn? आपके सवाल का जवाब इसी में आ जाएगा. He said we need to learn 2 or 3 lessons. First lesson, you can fight communalism and win. You do not have to compromise with communalism. This has been a fight within the Congress for a long time. Nehruvian time पे भी था. Compromise वाले काफ़ी थे. एक पैर जरा जिनका थोड़ा सा हिंदू महासभा की साइड में था, अभी भी है. तो it was a struggle within the Congress. Congress was a big platform. Right wing, left wing, secular, communalist, ऐसा ही पहले भी था, अभी भी है. तो Nehru's position was कि you do not need to compromise with communalism. You mustn't compromise. Because if you compromise, he said, you will lose. ये लेसन हमने नहीं सीखा. हमने कॉम्प्रोमाइज शुरू किया. हालांकि जो करंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इसको पुट किया यू कैनॉट लिक पॉइजन, कि चलो थोड़ा चाट के देख लेता हूँ. पॉइजन तो पॉइजन है, अब चाट के देखोगे तो मर जाओगे. एंड दिस इज व्हाट वी डिड नॉट लर्न. सो 60s से शुरू हुआ ये एंटी कांग्रेसिज्म, इन विच large number of parties, many of them socialist. That's why some socialists have ended up as chief of India today. They joined hands with the communal parties in order to overthrow the Congress. States mein. At the national level, this was done by the JP movement. Joined hands with the RSS, gave the RSS a clean chit. जब लोगों ने कहा JP को, JP साहब आप socialist, one of the top socialists. After all, I think in bringing the socialist perception in India, JP was number 2 after Nehru. Major socialist leader. Acharya Narendra Dev, JP, Nehru. The 3 tallest of the leaders of that variety. तो उनका आप कैसे, how are you working with the RSS? तो fascist है. JP said that if RSS is fascist, I am fascist. आपने certificate दे दिया. The untouchables in Indian politics became acceptable. You did it again in 1989. VP Singh, supported by outside from the left, you wanted to overthrow the Congress, you joined hands with the BJP. BJP jumped from 2 to 80 and the rest is history. Nehru warns against it. Do not compromise with communalism. Shortcuts mat lo. Fight the longer battle. Electoral victory के लिए do not compromise with them. So this is number 2. एक और उन्होंने कहा that to fight communalism, you have to use not only state power, but you have to do an ideological battle. हमने दोनों में से एक भी नहीं किया. 2002 में मैसेकर हुए गुजरात. You saw what communalism could do. ये भी नहीं कि भाई हवा में बात हो रही है, ये सामने दिख रहा है आपको क्या होने वाला है. 2004 से 2014 तक सेक्युलर पार्टीज इन पावर, बट जैसे कि कहते हैं ना, nobody killed Jessica, nobody destroyed the mosque, nobody did the Gujarat massacre, nobody got punished, nobody in jail, nothing happened.
So state power was not used. Neither was a ideological battle done. RSS के स्कूल बंद हुए. जो पॉइजन अभी तक फैलाया जाता है, हमारी एक किताब है RSS स्कूल टेक्स्ट एंड द मर्डर ऑफ महात्मा. उनके स्कूल के टेक्स्ट में क्या पढ़ाया जाता है कि मुसलमान क्या होते हैं, क्रिश्चियंस क्या होते हैं, कैसे मतलब खुद की गंगा बहाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यू नो कि सारा वर्ल्ड की ग्रेटनेस जो है वो हिंदुज़म में है. काबा तो शिवलिंग था, क्रिश्चियनिटी तो कृष्ण नीति है ना. तो इस किस्म की चीज़ें पढ़ाने वाली किताबें आपने बंद किए नहीं किए. सो यू नाइदर फॉट आइडियोलॉजिकल बैटल सफिशिएंटली, नॉट डिड यू यूज द नेहरूवियन थिंक, यूज स्टेट पावर. लास्टली, सॉरी फॉर अ लॉन्गिश आंसर, नेहरू ने कहा था कि when you deal with fanatics, people who are driven by faith, भक्त, in other words, जब आप भक्तों से लड़ाई करते हो तो सिर्फ स्टेट पावर और आइडियोलॉजिकल बैटल से नहीं होता है. You have to give them a vision which is superior to their vision. That is, you have to fight a vision with a vision. And he said that the vision that you must present to the communalists, the hate-filled, divisive nationalism of theirs, which he roundly called it anti-nationalism, but whatever, with, he said, a humane, progressive, pro-people nationalism. That is, you must simultaneously have a powerful vision which will appeal to the bhakts. In other words, it is part of the ideological battle. पर हमने वो nationalist platform ही छोड़ दिया. You see, it is the secularists in India who produced a critique of Gandhi and Nehru, which they have now picked up. जो गालियाँ नेहरू को अब दी जाती हैं इन लोगों से, कम्युनलिस्ट से, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, हैं, अभी भी नहीं है. तो सारे आर्गुमेंट वो लेते हैं जो कि कभी किसी ना किसी टाइम किसी लेफ्टिस्ट ने दिया हुआ है, नेहरू के खिलाफ भी और गांधी के खिलाफ भी. तो यू अबैंडन्ड, यू वर्चुअली हैंडेड देम ओवर. गांधी को कम्युनल कह दिया, बुर्जुआ लीडर कह दिया, नेहरू वेस्टर्नाइज्ड था और जल्दी पावर में आना चाहता था. ये सारे आर्गुमेंट पहले आ चुके हैं. एक जोक मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था. उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फ़ोटो आया था, सुना है मैंने महात्मा गांधी हमेशा मोस्ट ऑफ हिज लाइफ बिरला हाउस में ही रहे, बहुत ही आराम से. तो उसने नीचे से लिखा, हाँ भाई साहब, इस देश में एक ही फ़कीर हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. गुड टाइम टू एंड. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू फॉर कमिंग सर. बिल्कुल. एंड क्लैप. Nope.